हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्वार भाटा संबंधित स्थायी तरंग सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किया था विद्वान हैरिस ने। ये अमेरिका के थे। ठीक है, इन्होंने दिया था स्टेशनरी वेव थ्योरी। क्योंकि ज्वार भाटा संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, आपके जैसे आप लाप्लास का देख लें, का देख लें, है ना, हैरिस का देख लें, है ना, और आपका हेवल का देख लें। तो ये कुछ सिद्धांत जो हैं आपके एग्जाम में, मतलब कई एग्जाम में आपके पूछ, आपका नेट है, जेआरएफ है, आपका एलटी ग्रेड है, और आपका पीजीटी इन सब में पूछे गए हैं, तो उन सबको लेकर हम तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद तो जो सिद्धांत प्रतिपादन किया था वो हैरिस ने किया था, ये अमेरिका गए थे। ठीक है, इसे इसे दोलन सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी ऑसिलेशन थ्योरी भी इसे कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी पूछी गई है आपसे। हैरिस ने सिद्धांत को एक प्रयोग द्वारा स्पष्ट किया था। देखिए क्या था कि उस समय जितने भी सिद्धांत दिए जा रहे थे वो मतलब एक अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग दिए जा रहे थे। लाप्लास ने दिया तो न्यूटन के सिद्धांत में संशोधन कर दिया। इसी प्रकार से हैरिस महोदय ने दिया, तो हैरिस महोदय ने मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाया, है ना। हेवल मॉडल ने दिया तो हेवल लॉजिक लगाया कि जितना भी सिद्धांत होता है, मतलब जितनी तरंगे आती हैं साउथ महासागर में, यानी दक्षिण महासागर में आती हैं, तो सब अपने लॉजिक लगा रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, प्रतिपादन करने से पहले अपना प्रैक्टिकल किया। थोड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। इसके अनुसार यदि किसी छिछले जल वाटर टैंक को टेढ़ा कर दें, टेढ़ा कर लें, तो जल की सतह स्वयं टेढ़ी हो जाती है। जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए ये है, ये टैंक है हमारा, है ना, ये टैंक है। अब इसमें जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। अगर मान लीजिए मैं इसको तिरछा कर दूँ, ये ऐसे तिरछा कर दूँ इसको, है ना, इसको अगर मैं तिरछा कर दूँ, तो इसमें जो जल भरा हुआ है ये ऐसे तिरछा हो जाएगा, है ना, तिरछा हो जाएगा ना। तो क्या तरंगे उत्पन्न होंगी ना, आप करके देखिएगा, तरंगे उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो उसी के अनुसार तरंगे उत्पन्न होती हैं। जल की सतह दो प्रकार से टेढ़ी होती है। अब देखिए, दो प्रकार से टेढ़ी होती है कैसे, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, है ना। तो उसी अभी हम आगे देखते हैं। फिर उन्होंने क्या कहते हैं, जल की पहली सतह की अपेक्षा एक ओर ऊंचा तल और दूसरी ओर नीचा तल हो जाएगा। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि क्या है, एक ओर ऊंचा तल है, ये आपका ऊंचा तल है, ये आपका नीचा तल है, यहाँ भी नीचा तल है ना। तो कहता है इस सिद्धांत में केंद्रीय बिंदु यानी नोडल पॉइंट्स होता है जहाँ पर जल का स्तर समान ही रहेगा। अब इस पॉइंट में, इस चित्र में कहीं न कहीं ऐसा एक पॉइंट होगा जिसे हम केंद्रीय बिंदु या नोडल पॉइंट बोलते हैं, जो इस लेवल का जो था पॉइंट, जितना जितनी गहराई इसकी थी, उतनी ही गहराई इसकी होगी, है ना। एक लेवल पॉइंट होगा, यानी आपका एक नोडल नोडल पॉइंट बनेगा। तो ठीक है, इनकी बात, एक बात पहली सही होती है। दूसरी बात हम पर हम आते हैं, जल की सतह बीच में ऊँची तथा दोनों ओर नीची हो, अतः केंद्रीय बिंदु 2 होंगे। अब देखिए, केंद्रीय बिंदु 2 होंगे ना, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, नीची-नीची सतह पर है, और बीच में क्या है, बीच में आपका एक हाई पॉइंट है, यानी 2 बिंदु बनते हैं आपके। एक इधर बनता है, एक एक इधर बनेगा आपका बिंदु, एक और आपके इधर बनेंगे, है ना, छोटा एक, एक ऊँचा। इस प्रकार असमतल तल होने से तरंग उठेंगी। अब देखिए, जब तल टेढ़ा-मेढ़ा होगा, सीधी-सी तरंगे उठती हैं। आप मग्घे में या बाल्टी में किसी पर भी पानी ले लीजिए और टेढ़ा-मेढ़ा कीजिए, तरंगे उठने लगती हैं। समुद्र में एक तल के सहारे आंदोलन करेंगी। अब जब ये तरंगे जाके जब टेढ़ा हमने कर दिया, तो ये टकराएँगी, यहाँ जाकर टकराने के बाद ये तरंगे उत्पन्न होंगी। उत्पन्न होते-होते फिर एक समय ऐसा आएगा जब फिर ये स्थिर हो जाएगा और फिर तरंगे समाप्त हो जाएँगी। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा, अलो तटों पर टकराने के बाद आंदोलन करती हैं। ये तरंगे धीरे-धीरे हल्की होती जाएँगी और अंत में विलीन हो जाती हैं। यदि पुनः टैंक को फिर टेढ़ा कर दिया जाए तो फिर से तरंग उत्पन्न होती हैं। मतलब टैंक को टेढ़ा-मेढ़ा करने से तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। इनका कहने का मतलब ये था, ठीक है? अब देखते हैं, हैरिस ने महासागरों को जो माना है, भरे टैंक से भरे, मतलब पानी से टैंक माना है। ये पूछा गया क्वेश्चन कि किस महोदय ने या किस ज्योग्राफर ने प्रैक्टिकल किया और ज्वारभाटा का निर्माण करके बताया, और उन्होंने एक समुद्र को टैंक से भरा हुआ पानी माना है, तो हैरिस महोदय ने माना है। ठीक है, याद रखिएगा। जिस पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण झटकों में महासागरों में दोलन क्रिया प्रारंभ होती है। अब जब चंद्रमा पास आता है तो पानी एक तरफ भगता है ना, इसी प्रकार से। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, महासागरों में जब चंद्रमा की आकर्षण शक्ति जल द्वारा खिंचाव होता है, तो जल में एक प्रकार की तरंग प्रारंभ हो जाती हैं, जिन्हें स्थायी तरंग कहते हैं। महासागरों में ये तरंगें एक ही ओर चलती हैं, जिससे उस सागर में जहाँ तक ये पहुँचती हैं, उसका जल स्तर बढ़ जाता है। अब तरंगे जिस तरफ भगेंगी, उस तरफ जल स्तर उसका बढ़ जाएगा।
इस समय चंद्रमा अपनी आकर्षण शक्ति से सागरी जल को अपनी ओर खींचता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वार नाम दिया था इन्होंने, ठीक है। जब पानी एक तरफ भगेगा तो इसे क्या नाम दिया, ज्वार नाम दिया था। क्या नाम दिया था, ज्वार नाम दिया था, ठीक है। इसके बाद इसके विपरीत चंद्रमा की आकर्षण शक्ति जब कम हो जाती है तो पानी फिर अपनी स्थिति में आने का प्रयास करेगा। तो जब पीछे हटने लगे इसे क्या नाम दिया, भाटा नाम दिया, ठीक है। अब यही तरंगे जब पीछे जाने लगेंगी, जब जड़ शक्ति कम हो जाएगी, तो फिर इसे भाटा नाम दिया। हैरिस महोदय ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने करने तथा आलोचना से बचने के लिए सभी महासागरों में जाकर स्थायी तरंगों का अध्ययन भी किया। देखिए, मतलब काफ़ी इन्होंने डीप स्टडी की थी। इसके अनुसार अलग अलग महासागरों में स्थायी तरंगे भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, जिसमें ज्वर की उत्पत्ति होती है। महासागरों में जल के दोलन पर सागर तल की बनावट, समुद्री तट, समुद्री की सतह, समुद्र का तट कैसा है, कटा फटा है या बिल्कुल चिरस्थायी है या समतल है, डिपेंड करता है इन सब बातों पर, ठीक है, आदि का प्रभाव पड़ता है। दोलन पर पृथ्वी की परिक्रमण का भी प्रभाव पड़ता है। ये तो सीधी सी बात है ना, ये तो सीधी सी बात है कि दोलन पर पृथ्वी की परिक्रमण का प्रभाव भी पड़ेगा, ठीक है। स्थायी तरंगे सभी महासागरों में लगातार एक ही गति से नहीं चलती हैं। देखिए, एक ही गति से नहीं चलती, याद रखिएगा। एक ही गति से अगर चलेंगी तो फिर समुद्र मतलब महासागरों में विविधता फिर कैसी रहेगी, अगर अगर एक ही गति चलेंगी तो, है ना? इसमें बड़े-बड़े द्वीप व महाद्वीप बाधा उत्पन्न करते हैं। ये बाधाएँ अलग-अलग भंवर बिंदुओं को उत्पत्ति करती हैं, ठीक है? और जो ये भंवर बिंदु होते हैं, भंवर बिंदु ही प्रत्येक महासागर में अपने चारों ओर दोलन क्रिया को प्रारंभ करते हैं। हाइरिस के प्रयोग द्वारा ये सिद्ध होता है कि दोलन भंवर बिंदुओं के चारों ओर घूमते हैं। जो ईडी पॉइंट्स होते हैं उनके चारों ओर ये दोलन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। हाइरिस ने इस बात पर जोर भी दिया कि महासागरों में जल का दोलन एक सीधी रेखा में नहीं होता है, एक सीधी रेखा में नहीं होता है। भंवर बिंदुओं के चारों ओर अनेक प्रकार की ज्वरी तरंगे दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें हम समज्वर रेखाओं की संज्ञा दी थी। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि समज्वर रेखाओं की परिकल्पना किसने दी थी, है ना? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या है, हैरिस महोदय ने दिया था। हैरिस महोदय द्वारा प्रस्तुत स्थायी तरंग सिद्धांत ज्वार-भाटा की उत्पत्ति का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मतलब इन्होंने प्रैक्टिकल के माध्यम से दिया और इनका से जो सिद्धांत था वो काफ़ी ऑथेंटिक माना गया, ठीक है? इसकी तो ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। ये सब आपके ज्वार-भाटा से संबंधित सिद्धांत हैं और ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं। एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कई बार, इसलिए मैंने उनको एक्सप्लेन किया, क्योंकि काफ़ी किताबों में मिलते नहीं हैं और आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको, और हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे वीडियो हम देखेंगे ज्वार-भाटा के उपयोग क्या हैं। हम इसके उपयोग देखेंगे, क्योंकि ज्वार के कई-कई देशों में एनर्जी बनाते हैं, कहीं-कहीं मछली पालन के लिए प्रयोग करते हैं, जहाज़ के अंदर जाने में प्रयोग करते हैं। तो उनको हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की टाटा, बाय बाय, थैंक यू।